शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन की, जिसका नाम है चावल की खेती आखिर कैसे करें, 11वें किस्म के प्रोडक्ट के साथ कैसे करें और इन प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोग एक अच्छी खेती जिसमें कि हमें बीमारी ना हो और एक अच्छे बीज के साथ अच्छे उपचार के साथ कैसे करनी है। आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी खेती को और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए दिन रात लगातार मेहनत कर रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं अपनी आने वाली सबसे अच्छी फसल, जो कि 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाती है, जो कि अच्छा पैसा देके जाती है। हम लोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग लेवल से चावल की खेती करते हैं, तरीके से खेती करते हैं, सबका तरीका अलग अलग है, लेकिन जो जनरल जो अच्छी प्रैक्टिस है आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो चावल की खेती की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो चावल जो है वो सबसे ज्यादा उगाए जाने वाला महत्वपूर्ण फसल है। तो चावल और गेहूं दो ऐसी फसल हैं जो सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं। अब हम चावल की तैयारी करने वाले हैं। चावल बहुत ज्यादा पसंद किया जाने वाला है। चावल जल्दी पकता है, आसानी से आप उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं, उससे कार्बोहाइड्रेट मिलता है, आपको फैट मिलता है, ये सारी चीजें मिलती हैं। और चावल जो है वो बहुत ज्यादा हमारे देश में खाने में, अगर मैं चावल की पैदावार की बात करूं तो भारत के अंदर लगभग 45.5 लाख हेक्टेयर में उगाया जाता है चावल। यानी आपके पास में इतनी बड़ी मार्केट या इतने सारे किसान या इतने सारे कस्टमर हैं, इतना बड़ा एरिया है जहां पर उगाया जाता है चावल, जिसमें लगभग 87.5 मैट्रिक टन का उत्पादन होता है। ये पुराना आंकड़ा है, अभी जब नए आंकड़े आएंगे, अपडेट लास्ट 2 साल से नए आंकड़े नहीं आ पा रहे हैं, जैसे नए आंकड़े आएंगे तो 100 के आसपास पहुंच गया होगा। लगातार पैदावार बढ़ती जा रही है, क्योंकि चावल एक ऐसा अनाज है जिसको, अगर मैं गेहूं की बात करूं, गेहूं को आपको साफ करना पड़ेगा, फिर उसका आटा निकालेंगे, आटे को गूंथने के बाद उसकी रोटियां बनाएंगे, फिर आप उसको खाने में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन चावल ऐसा है, इंस्टेंटली आपको आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 मिनट में खाना तैयार हो जाता है। तो चावल सर्वाधिक खाया जाता है। भारत की अगर मैं 1.8% की औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि की दर से प्रति व्यक्ति, यानी 2% की अगर वृद्धि हमारी जनसंख्या में, 1.8% के हिसाब से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है। ऑन एवरेज 2% हमारी जनसंख्या हर साल बढ़ जाती है। अगर प्रति व्यक्ति की चावल की अनुमानित, यानी एक आदमी प्रतिदिन में कितना चावल खा लेता है, 400 ग्राम चावल। आज हमारी जनसंख्या 130 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। देखिए 400 ग्राम चावल के हिसाब से 200 ग्राम सुबह, 200 ग्राम शाम को, 400 ग्राम चावल के हिसाब से देखें तो 2025 तक चावल की मांग, अभी हम सिर्फ 87.5 मैट्रिक टन उत्पादन कर रहे हैं और इसकी मांग आगे चल के 140 मैट्रिक टन तक पहुंचने की उम्मीद है। यानी दोस्तों बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छे से इस फसल की पैदावार अगर आप बढ़ाते रहेंगे तो इस मार्केट से आपको, इस पैदावार से आपको बहुत अच्छा पैसा, इस फसल से बहुत अच्छी उपज मिलने वाली है। तो उसको अच्छा करने का तरीका क्या है, आज उस तरीके की बात करते हैं। तो जानते हैं चावल की फसल की शुरुआत कैसे की जाती है। चावल की आवश्यक, सबसे पहले बात करेंगे कैसी जलवायु की आवश्यकता है, आवश्यक जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो चावल की जो सबसे अच्छी ग्रोथ जो होती है, जो उसका पौधा होता है, जो उसका गाछ होता है, जो उसकी डार होती है, कहीं पर इसको बिखेर के डाला जाता है पानी के अंदर। चावल जो एक ऐसी फसल है जो कि साल, जब आप इसको लगाएंगे तो इसके सीजन में जो 2 से 3 महीने तक ये ज्यादा से ज्यादा समय पानी के अंदर ही रहता है, फसल पूरी पानी में रहती है। अगर अच्छी ग्रोथ की बात करें तो 20 से लेकर 37.5 डिग्री सेल्सियस का तापमान इसके लिए आवश्यक होता है। यानी ये 20 से कम पे नहीं उगेगी और 37.5 से ऊपर जाकर आराम से अच्छे से ग्रो करेगी। उससे थोड़ा ऊपर जाता है टेम्परेचर, हमारे यहाँ 40 प्लस में भी चला जाता है गर्मियों में टेम्परेचर, तब भी ये फसल एक ऐसी है जो कि पानी होने के बावजूद अच्छे से हरी भरी रहेगी और ग्रो करती रहेगी। लेकिन अगर आइडियल की बात करें कि सर अच्छा टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 20 से लेकर 37.5 के बीच में टेम्परेचर रहेगा तो आपकी चावल की फसल बहुत अच्छी होगी। शुरुआती ग्रोथ की तुलना में फसल को टिलिंग के दौरान उच्च तापमान की आवश्यकता है। कहना ये चाहते हैं कि जब आप अपनी फसल को लगाते हैं, चावल की पौध को लगाते हैं, छोटे छोटे पौधों को अपने खेत में लगा देते हैं, उस समय जब आपकी पौधे से, एक पौधे से दो, दो से तीन, तीन से चार, आप देखेंगे आपने सिर्फ एक ही पौधा लगाया था और वो आप जब उसको कटाई के समय तक जाते हैं तो एक ही पौधे से कम से कम 20 से 25 पौधे हो जाते हैं और उसकी मोटाई इतनी हो जाती है। उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिलिंग। ट्रिलिंग का मतलब होता है एक में से ही बहुत सारी ब्रांचेज या शाखाएं निकलना। उस समय जब आप ट्रिलिंग का समय आता है, जब उसमें से शाखाएं निकल रही होती हैं, तो उस समय टेम्परेचर थोड़ा हाई रहना चाहिए। और हमारे देश का मौसम का, वातावरण का ऐसा असर है कि ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ पर टेम्परेचर हाई हो जाता है।
बौर आने का मतलब होता है जिस टाइम उस पर फूल हल्का सा चावल बनना शुरू हो जाता है, सफेद कलर का हल्का सा पाउडर जैसा बौर आने के समय 26 से लेकर 30 के बीच में टेम्परेचर रहने से आवश्यकता होती है। यानी जो 26 साढ़े 26 से लेकर 30 के बीच में टेम्परेचर रहेगा तो आपका जो फूल है या बौर है उसके अंदर चावल अच्छा बनेगा। विभिन्न किस्मों के अनुसार इसकी नमी की जरूरत, यानी अलग अलग देश में कहीं 11 से 9 है, कहीं 11-21 है, कहीं 23-0 है, कहीं मोटा चावल बोया जाता है, कहीं बासमती बोया जाता है, कहीं पर सरबती है। अलग अलग रीजन के अंदर कहीं पर लाल चावल बोया जाता है, कहीं पर काले चावल की खेती होती है। तो अलग अलग रीजन के अंदर यानी देश के हर एक भाग के अंदर चावल होता है और हर किस्म के अनुसार उसकी नमी नमी यानी उसको गीलापन, किसी को ज्यादा पानी चाहिए, किसी को कम चाहिए, कोई कम समय में पकती है, कोई ज्यादा समय में पकती है। लेकिन शुरुआती दौर के लिए भारत में अनुकूल जो होगी आर्द्रता, मतलब ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, तो वातावरण के अंदर ह्यूमिडिटी 83 से लेकर 58%। और देर के लिए यानी जो अर्ली, जो समय पर जो बोई जाने वाली जो प्रजातियां हैं यानी जो बीज है उसके अंदर 83 से लेकर 58% की हमारी नमी होनी चाहिए। और जो लेट करते हैं, जो लेट बुआई करते हैं उसके लिए 67 से लेकर 68% होनी चाहिए। यानी जो शुरुआत होगी उसके अंदर नमी ज्यादा होनी चाहिए। और ये नमी कब बनती है आपके हवा में, जब बरसात आ जाती है, बरसात आने के साथ में जब गर्मी बनती है और गर्मी जो है, गर्मी के कारण पानी जो है भाप बनकर वो आपकी मौसम के अंदर ह्यूमिडिटी, हवा के अंदर पानी की मात्रा को बढ़ा देता है। ये चावल के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अलग अलग तरीके से पूरे देश में इसकी खेती की जाती है। लेकिन इसका जो सीजन होता है उसकी शुरुआत मई मंथ से ही स्टार्ट हो जाती है। चावल किस प्रकार की मिट्टी में अच्छा पैदा होता है? चावल कम परंपरागत यानी जो हमारी जो मिट्टी होती है परमेबिलिटी, जिसके अंदर पोर यानी हल्की फुसफुसी मिट्टी ना हो और हल्की सी हमारी ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जो चिकनी मिट्टी हो, चिपकने वाली मिट्टी हो, अच्छी तरह से बढ़ जाता है। विस्तृत श्रृंखला की मिट्टी पर प्रतिक्रिया दें, अर्थात जिसका पीएच, जिस मिट्टी का पीएच 5 से कम ना हो और 8 से ज्यादा ना हो, उस मिट्टी के अंदर का पैदावार है वो बहुत अच्छी होती है। यानी चावल के लिए जो 5 तक भी चावल की फसल को अच्छे से किया जा सकता है, 8 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो ये चावल की फसल जो है बहुत अच्छी होती है। आमतौर पर चिकनी मिट्टी या बलुई मिट्टी में चावल बैन, जैसे आपको बताया कि ये गाढ़ मिट्टी इसको बोलते हैं, ये मिट्टी थोड़ी चिकनी होती है और इस मिट्टी के अंदर पानी जो है वो ज्यादा समय तक ठहरता है, ये पोरस नहीं होती है, जिससे कि इसके अंदर चावल की फसल बहुत अच्छे से होती है। क्योंकि चावल को चाहिए सबसे ज्यादा पानी। चावल के लिए अगर आप किसी खेत में सिलेक्शन कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी पैदावार हो, तो वहां पर देखें कि वहां की मिट्टी किस तरह की है। चिकनी है, बलुई मिट्टी है, तो वहां पर चावल की पैदावार अवश्य अच्छी होगी। अब बात करेंगे हम लोग वैरायटी की। कुछ किस्में हैं, कुछ वैरायटी हैं, जैसे कि PR 126 है, PR 124 है, 123-22, 121 है, 118 है, इस तरह की 1121 है, 2309 है, 1105 है, बासमती है, पूसा वनस्पति है, अलग अलग तरह की वैरायटीज हैं जो मार्केट के अंदर आज आपको मिलेंगी। बस मेरा यही है कि अगर आप अपना बीज इस्तेमाल करें, ज्यादातर किसान अपना बीज इस्तेमाल करते हैं, मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो बीज का शोधन जरूर करें। बीज का शोधन करने से मतलब है कि बीज को उपचारित करें। बीज उपचार करना बहुत ही आवश्यक है। अगर बीज का उपचार आप शुरुआत में करके चलते हैं तो आपको आगे चल के चावल के अंदर आने वाली बीमारियों से निजात मिल सकता है, आप उन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। क्योंकि चावल के अंदर बहुत ज्यादा फंगस, फफूंदी की बीमारियां आती हैं, उसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं इसकी रोपाई कैसे होती है। देखिए यहाँ पे एक सुंदर सा चित्र है, यहाँ पर कुछ मेरी माता जो बहनें हैं जो वो चावल की रोपाई कर रहे हैं। तो कुछ स्टेट्स के अंदर इसको इस तरह से रोपाई की जाती है, एक जगह पहले नर्सरी तैयार की जाती है। नर्सरी जब तैयार की जाती है तो नर्सरी बड़ी होने के बाद, जैसे ही नर्सरी की जो हाइट है, नर्सरी का मतलब है बेड के अंदर जो एक साथ चावल इकट्ठा डाल देते हैं, और जब उसकी हाइट यानी ऊंचाई जो होती है 1 से 1.5 फीट की जब वो हो जाती है, 1 से 1.5 फीट के बाद में हम उसको वहां से निकालते हैं, उसकी जड़ों को मिट्टी में अच्छे से साफ करके और उसको छोटे छोटे बंडलों में बांध के दूसरे अपने खेत में लेके जाते हैं। मिट्टी के अंदर कम से कम 1 फीट की दूरी पर चावल का सही तरीका जो है, कम से कम इतनी दूरी तो होनी चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जब आपने एक चावल अभी लगाया है, एक चावल की जो अभी पौध लगाई है, जब वो फैलेगी, एक में से जब उसमें 10 होंगे तो उसका आकार बढ़ेगा। आकार बढ़ेगा, जब नजदीक नजदीक आप ज्यादा चावल लगा दोगे तो उसको आकार बढ़ाने के लिए उसको जगह नहीं मिलेगी। अब जगह नहीं मिलेगी तो क्या समस्या होगी? समस्या ये होगी कि उसके बीच में से जो ह्यूमिडिटी, गर्मी बन जाएगी, और जब उसके बीच से पानी या उसके बीच में से हवा पास नहीं होगी, तो
हवा पास ना होने के कारण उसमें फफूंद रोग परेशानी आना शुरू हो जाएगी। फफूंद रोग से परेशानी आने शुरू हो जाएंगी और उसके अंदर दूसरों के मुकाबले बीमारियां ज्यादा लगेंगी। तो दोस्तों, जब चावल की रोपाई करें, आप हम सभी किसान के बेटे हैं, और जब हम किसान की तरीके से थोड़ा उसमें टेक्नोलॉजी ऐड कर देंगे, प्रैक्टिकल आप लोगों का हमारा बहुत अच्छा है, हमारा ट्रेनिंग, हमारा जो है थ्योरी अच्छी है, आपका प्रैक्टिकल अच्छा है क्योंकि आप हाथ से करते हैं। मैं इस चीज के लिए आपको सैल्यूट करता हूं। और उसके अंदर बस अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी मिलानी है, थोड़ा नया तरीके में अपना सुधार करना है। जहां आप 4 इंच पे लगा रहे हैं, उनको बोलिए कि पिताजी इसको थोड़ा दूर दूरी से लगाइए। पिताजी पूछेंगे ऐसा क्यों करना है, तो उनको बताइए पिताजी जब ये बड़ा होगा तो इसको जगह मिलेगी फैलने के लिए, और जितना ज्यादा ये फैलेगा उतना ज्यादा इसके ऊपर पौधे के अंदर ब्रांचेज आएंगी, शाखाएं आएंगी, और आगे चलकर उस पर चावल ज्यादा लगेगा। दूसरा, इसके बीच में से हवा पास होगी। जब ये बड़ा हो जाएगा तो हवा पास होने से इसके अंदर गर्मी नहीं बनेगी, और गर्मी नहीं बनेगी तो इसके अंदर मच्छर पैदा नहीं होगा, और दूसरा फफूंदी की या फंगस की बीमारी या भैंकोर की, नोना की, भुआ की बीमारी नहीं लगेगी। ठीक है दोस्तों, तो एक छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको शेयर की। अब चलते हैं आगे। तो उस समय पे जब आप अपनी नर्सरी की तैयारी करें, आपने देखेंगे छोटे छोटे प्लॉट, एक चारपाई के साइज के बराबर का एक छोटा सा टुकड़ा किसान ने लिया हुआ है, और उसके अंदर एक छोटी सी आप देखेंगे एक हरी सी चादर जैसा बिछा हुआ है, और उसके अंदर चावल की बहुत सारे चावल के छोटे छोटे पौधे उग रहे हैं। वो देखने में बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन उसको लगाने से पहले किसान को क्या करना जरूरी है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। वहां पर बीज दर या बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। 1 एकड़ के लिए आपको तैयारी करनी है तो 6 किलो चावल लें, 6 किलो चावल का बीज लें। अब बीज उपचार कैसे करना है उसका, 5 से 6 लीटर पानी लें, और उस 5 से 6 लीटर पानी के अंदर 60 ml से लेकर 100 ml तक आप ले सकते हैं अपना जी बायोफॉस्फेट। ये बीज उपचार का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 एकड़ में 6 किलो बीज का आपका नर्सरी या पौधा जरूर लगेगा। 6 किलो तो बीज कम से कम लगेगा ही लगेगा, उससे जो पौधा बनेगा वो 1 एकड़ के लिए पूरा पड़ेगा आपका। जी बायोफॉस्फेट जो है वो चिपक जाएगा जाकर, और जिससे कि आप बीज का शोधन या उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी या एक परत बन जाएगी, एक तरह से वो उसको कवर कर लेगा, और जिससे कि अंदर बीज के अंदर फफूंदी की बीमारी या उस छोटे पौधे के अंदर फफूंदी की बीमारी नहीं आएगी। यानी एक तरह से जैसे बच्चे के अंदर टीका लगाया जाता है पोलियो का, चेचक का, खसरे का और हेपेटाइटिस का, इसी तरीके से आप अपनी फसल के बीज के नाम के छोटे बच्चे के अंदर एक टीका लगा देंगे, जिससे कि उस पर फफूंदी का अटैक ना हो। ठीक है, तो पहला स्टेप, पहला कदम आपने सुरक्षित कर लिया। अब बात करते हैं मिट्टी और नर्सरी का उपचार। अब मिट्टी की तैयारी कैसे करें, ट्रैक्टर चलाते समय या जब आप ट्रैक्टर चलाते हैं, पानी इसके अंदर भरने के बाद होल से बैल चलाकर, हल चलाकर, फावड़े से या छोटे छोटे मशीनरी से ऐसे उसको कैसे उलट पलट करते हैं, सिंपल शब्दों में बताता हूँ आपको। 1 एकड़ जमीन के अंदर 1 लीटर जी बायोफॉस्फेट लीजिए। एक 1 लीटर पानी के अंदर तो डालेंगे 5 से 7 ml, लेकिन 1 एकड़ में कितना डालें सर, उसमें तो पानी अनलिमिटेड होता है। अब अनलिमिटेड पानी के लिए क्या करें, तो 1 एकड़ जमीन लीजिए, पानी उसके अंदर कितना भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। उस 1 एकड़ जमीन के अंदर 1 लीटर का आपको जी बायोफॉस्फेट लेना है दोस्तों। उस डब्बे के ऊपर एक छेद कर लीजिए, और उस डब्बे को लेकर और इस तरीके से छिड़कते चले जाइए। खेत में पानी के अंदर इस तरह छिड़कते चले जाएंगे। उसके बाद में आप ट्रैक्टर जब चलाएंगे तो आपका जो जी बायोफॉस्फेट जो मित्र जीवाणु है वो मिट्टी के अंदर जाकर अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब मिक्स होने के बाद आपको फायदा मिलेगा कि उसके अंदर जो आपने ऊपर नर्सरी तैयार करी है, इसको जब आप लगाएंगे तो इस मिट्टी का उपचार, जो खाली जगह देख रहे हैं, इस मिट्टी का उपचार आपका पहले ही हो चुका होगा। तो ये काम जरूर करना है। यहाँ पर आपने अपनी मिट्टी का उपचार कर लिया, 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। पहला बीज किया था, दूसरा मिट्टी कर लिया, 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। तीसरा चलते हैं क्या करना है। बाद में मिट्टी के ऊपर से जब भी आप प्रोडक्ट डालते हैं, कोई भी 10 किलोग्राम जीसी पावर लें, जीसी पावर नहीं है तो जी प्रोम ले लें, 4 से 8 किलोग्राम जीवैम ले लें, जीवैम नहीं है किसी के पास तो प्रोम ले सकते हैं या फिर जीएनपी के ले सकते हैं, और उसको मिलाकर अच्छे से मिट्टी में डाल दें। 1 एकड़ के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जीवैम लेंगे तो 2 पैकेट लगेंगे, जीसी पावर लेंगे तो 1 बाल्टी लें, और जी प्रोम लेंगे तो 1 बाल्टी लें। पहले से मिट्टी में आप पानी में उसको छिड़क कर अच्छे से ट्रैक्टर के समय उसको मिक्स कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, अगर आपके पास गोबर नहीं भी है तो तब भी वो आराम से मिट्टी के अंदर छिड़काया जा सकता है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा
कि आप जीसी पावर की, चाहे वो जीवैम है, चाहे वो मैं आपको प्रॉम बता रहा हूं जो 10 किलोग्राम बाल्टी में आते हैं, या एनपीके बता रहा हूं, उसकी मात्रा को बढ़ा सकते हैं। अगर कोई किसान भाई कहना चाहता है कि मैं 2 डालना चाहूंगा, 3 डालना चाहूंगा, मेरी मिट्टी ज्यादा कमजोर है, मैं इस कमजोर मिट्टी से तगड़ी फसल लेना चाहता हूं, तो उसको ये बताइए कि आप इसकी मात्रा को बढ़ा लीजिए, जिससे कि आपकी मिट्टी को ताकत मिलेगी। दोस्तों, ये सही समय है, जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ये शायद आपको जानकारी अभी नहीं मिलने वाली, लेकिन मैंने आपको सोचा, महसूस किया कि ये जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए। आगे चलते हैं, चावल की बढ़ोतरी कैसे होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्च से लेकर अप्रैल, अप्रैल जो है मई, मई के अंदर जो यहाँ पर नीला वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये होता है यहाँ पे अंकुरन। अंकुरन मतलब जो आपने चावल डाला था खेत के अंदर, वो उपजेगा, उपजना शुरू हो जाएगा, और आपकी अप्रैल से लेकर मई तक इसकी रोपाई चलती रहेगी, और फिर हमारे यहाँ पर जुलाई से लेकर अगस्त तक इसकी कटाई हो जाती है। कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर द्वितीय एक ही फसल को थोड़ी ऊंचाई से काटने के बाद, मान लीजिए पौधा इतना है, तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे से काटते हैं उसको, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही फसल लेनी है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको 2 फसलें लेनी है, जैसे मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, जैसे आसाम में लेते हैं, बंगाल में लेते हैं लोग, उड़ीसा में लेते हैं, बिहार के अंदर भी कुछ ऐसे जगह हैं यहाँ पर 2-2 फसलें लेते हैं। चावल एक ऐसी फसल, प्रकृति आपको पानी भरपूर देगी, आपको मिट्टी सही ढूंढनी है, उसके अंदर सही यूरिया, डीएपी, अपना जो गैल्वे किस्म प्रोडक्ट डालने हैं, और उसको सही से सही बीज डालकर सही तरीके से बस सही बरसात के समय में लगा देना है, और चावल अपने आप पकता रहता है और आपको एक बेहतरीन फसल देता है। और उसके अंदर, चावल के अंदर एक बहुत न्यूट्रिशन होता है, पावर होती है, ताकत होती है। अब बढ़ता हूं मैं आगे। अब मिट्टी का अगर स्वास्थ्य के जो प्रबंधन करना है, उसकी जो क्वालिटी को अगर ठीक करना है, तो क्या क्या समस्या हो सकती है। एक बार मिट्टी के अंदर आपने एनपीके डाल दिया, जीसी पावर डाल दिया, प्रॉम डाल दिया, आपने जितने भी अपने जो प्रोडक्ट हैं जो मिट्टी के अंदर डाल दिया, वो आपको लाइफ लॉन्ग देता रहेगा फायदा। मिट्टी के अंदर क्या क्या समस्याएं होती है। मिट्टी के अंदर कार्बन पदार्थ के स्तर में गिरावट, यानी जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो जैविक पदार्थ होते हैं, जो कि कूड़े की खाद से मिलते हैं और सड़ी गली पत्तियों से मिलते हैं, वो जो मैटर होता है, उसकी जो मात्रा होती है, वो धीरे धीरे करके कम होने लगती है। वाइंडिंग एनपीके का जो अनुपात है, वो धीरे धीरे करके गिरने लगता है। क्या होता है, एनपीके का जो सही अनुपात होना चाहिए, जैसे कि आप लोगों को हम बताते रहे 4:2:1 वाला, वो गड़बड़ा जाता है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। छोटे छोटे जो पोषक तत्व जो हमारे प्रोडक्टों में आप देखते होंगे भर भर के नेचुरल तरीके से डाले गए हैं, वो उसकी कमी हो जाती है। हैवी मेटल्स जैसे कि सीसा है, लेड है, कॉपर है, क्रोमियम है, आयरन है, इस तरह के जो हैवी मेटल्स होते हैं, उनकी मात्रा बढ़ जाती है, मिट्टी खराब होने लगती है इन सब चीजों से। कम दक्षता वाले, यानी कम, आमतौर पर क्या कोई ना आपको बोलेगा कि इसके अंदर इतना 50 किलोग्राम डाल दो, 200 किलोग्राम डाल दो, इसमें 400 किलोग्राम ऐसा कीजिए, कैल्शियम डाल दीजिए, आप इसके अंदर फास्फोरस डाल दीजिए, ये डाल दीजिए। इतनी मात्रा में ये कम दक्षता का मतलब होता है कम क्वालिटी वाले, कम प्रभावी पोषक तत्वों को आपकी मिट्टी में डालने से क्या होता है, मिट्टी की क्वालिटी खराब होती है। मिट्टी के अंदर जो बाकी की चीजें मिल जाती हैं, लेकिन उसके अंदर ताकत नहीं रहती। ताकत को बनाए रखने के लिए आपको उसको जैविक, यानी मिट्टी को जिंदा रखना होता है। मिट्टी को जिंदा रखने से मतलब होता है, जिस मिट्टी के अंदर केचुआ और जिस मिट्टी के अंदर जीवाणु मौजूद है, वो मिट्टी आपकी जिंदा रहेगी, तो जीवित मिट्टी रहेगी। अब रणनीति से मतलब है कि इनको कैसे करें, इसकी तैयारी कैसे करें। रणनीति, यहाँ तो समस्या है, और समस्या के लिए रणनीति क्या बनाई आपने, उसका सॉल्यूशन क्या बताया। सॉल्यूशन के तौर पर क्या होना चाहिए, संपूर्ण पोषक तत्व, यानी मिट्टी के अंदर जितना हो सके उतने पोषक तत्व आप उसमें डाल दीजिए। संरक्षित एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, संरक्षित एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से मतलब है कि आप एक कंप्लीट पैकेज की तरफ से ऑर्गेनिक कीजिए, इसको जैविक तरीके से संरक्षित कीजिए। एनबीएस संतुलित, एनबीएस का मतलब होता है न्यूट्रिएंट का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरा होना चाहिए, उसका पीएच मान सही होना चाहिए, उसका बेसिक रिक्वायरमेंट आपको पूरा करके देना होगा मिट्टी का। मैं कह रहा हूँ, एक बार आपने मिट्टी पे खर्चा कर लिया, आपने बीज पे खर्चा कर लिया, आपको भविष्य में आगे पैसे पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जिस बच्चे को 3 साल तक पूरे टीके एक बार लग गए, उसको भविष्य में कभी वो टीके लगने के बाद बीमारी नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो प्रिकॉशन जो है वो बेटर है देन क्योर है। आप पहले से करके चलिए। हम हमेशा कहते हैं कि जब भी कोई बीमारी आती है, तो हमें उसका तब पता चलता है जब तक वो हमारी फसल को या हमको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। और नुकसान का मतलब है समय का नुकसान,
आपके पैसे का नुकसान, आपके शरीर का नुकसान, आपकी पैदावार का नुकसान, आपकी मेहनत का नुकसान। यानी नुकसान जब तक नहीं होगा तब तक आपको बीमारी समझ में नहीं आएगी, तो उस बीमारी से बचा जा सकता है। बहुत सारी ऐसी परेशानियां होंगी कि जिनको आप अपनी फसल में, जो लोग हमारे प्रोडक्टों को इस्तेमाल करते आ रहे हैं, गैल्वे क्रिस्टन के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, उनको पता ही नहीं चला होगा और वो फसल में बीमारी आई होगी और उसने उस चीज को कंट्रोल करके वहीं पर दवा दिया होगा। तो इस चीज को आप पहले से करके चलिए, इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप पहले से ही मिट्टी के अंदर, बीज के अंदर अपने प्रोडक्टों का इस्तेमाल करके चलते रहिए। चलिए दोस्तों, अब मैं आप बताता हूं कि चावल की फसल के अंदर कौन कौन सी बीमारी आपको मिलेंगी। चित्र के साथ मैं दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले फफूंदी। फफूंद यानी नौना, भुआ, भैकुर, फंगस। फंगस से होने वाला रोग कौन सा जो चावल की फसल में सबसे ज्यादा होता है, वो होता है ब्लास्ट, फॉल्स स्मट, सीथ ब्लाइट। थोड़े वैज्ञानिक नाम है, मैंने हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। सीथ ब्लाइट, फुट रोट, कर्नेल बंट, ब्राउन लीफ स्पॉट। यहाँ पर 5 से 6 नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ये तो मैंने सिर्फ मेन आपको दिए हैं। और भी ऐसे बहुत सारी फफूंदी हैं जो हमारी फसल के अंदर, सीट ब्लाइट हो जाता है, नेक ब्लास्ट हो जाता है, रूट ब्लास्ट हो जाता है, और हमारे अंदर जो है येलो ब्लास्ट आ जाता है, हमारा फ्रूट फटने लगता है। बहुत सारे हैं। बैक्टीरिया से आने वाली, ये थी मेरी फंगस की बीमारी जो यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है, इनके बारे में और आगे जानकारी दूंगा। फफूंद की बीमारी के साथ में अब मैं बात कर रहा हूँ हमारी बैक्टीरिया, क्योंकि फफूंद के साथ साथ बैक्टीरिया भी हमको परेशान करता है। मैंने आपको बताया, जैसे जो मेरे कुछ पुराने साथी होंगे उनको याद होगा कि हम जब पुरानी बड़ी ट्रेनिंग करते हैं उसके अंदर रोग कैसे आता है, कौन पैदा करता है, कहाँ आएगा, कौन उसको कंट्रोल करेगा, कंट्रोल करने के लिए कौन से उसके ट्राइंगल को, उस त्रिभुज को तोड़ा जा सके, उसको कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोगों को समझाते थे। और बैक्टीरिया जो है वो दूसरा रोग कारक है जो आपकी फसल में बीमारी पैदा करता है, और उसको नाम दिया गया है बीमारी का बैक्टीरियल ब्लाइट, बैक्टीरियल लीफ स्ट्रिक। ठीक है दोस्तों, ये 2 बीमारियों पे यहाँ पर मैं आपको नाम ले रहा हूँ। तो बात करते हैं, देखो फसल के अंदर आने वाली फफूंद से बीमारी जो है उसको आप लोग कैसे पहचानेंगे, उसका थोड़ा थोड़ा मैं आपको यहाँ पर आइडिया देता रहूंगा। देखिए, चावल की फसल में इस तरह से आपको फफूंद के धब्बे वाली जो है निशानी दिखाई देगी। ये जो है ये बेसिकली फंगस है। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ चावल में फफूंद रोग कैसे लगता है। यहाँ पर बड़ी अच्छे से आपको ये कॉटन रुई के जैसे फैली हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहला रोग जो है फफूंद रोग, वो है ब्लास्ट। फफूंद जो है बेसिकली पहचान मैंने यहाँ पे बताई, फफूंद ये होती है। लेकिन फफूंद को चावल के अंदर जो बीमारी लेकर आती है तो कैसी दिखेगी आपको, यह ब्लास्ट। फफूंद के मुख्य कारण अधिकतम ट्रिलिंग। अधिकतम ट्रिलिंग से कोई कोई किसान क्या करता है कि जब पौधे के अंदर स्पेस, मैंने कहा ना कि उसके अंदर वो जगह तो इतनी रखता नहीं है, लेकिन ज्यादा यूरिया और बाकी चीजें डालकर उसके अंदर पौधे के अंदर फुटाव बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और वो बहुत ज्यादा फैल जाता है, और जिसके कारण पत्तों पर धुरी के आकार के, ये देख रहे हैं यहाँ पर, ये दाग धब्बे आकार के स्पॉट पड़ जाते हैं जो कि भूरे रंग के होते हैं। ये एक ब्लास्ट, इसको हम बीमारी कहते हैं, और ये बीमारी होती है आपकी फफूंद की वजह से, फफूंदी फंगस की वजह से बीमारी होती है। एक बीमारी के बारे में बताया। दूसरा है फॉल्स स्मट। आपका दाना आएगा, दाने के समय में उसके अंदर दूध बनने लगेगा, मिल्किंग हो जाएगा। मिल्किंग के समय आप देखेंगे कोई कोई किसान क्या करते हैं, उसको ज्यादा से ज्यादा उसको यूरिया दे देते हैं, जिसकी वो उसके अंदर इतना मिल्किंग हो जाता है, इतना दूध बन जाता है कि वो उस दाने को फाड़ करके बाहर निकल जाता है। उच्च उपज वाली चावल की किस्मों में बढ़ रहा है फॉल्स स्मट। फफूंद अनाज के अलग अलग कण को बड़े हरे मखमली स्पोर बॉल्स में बदल देता है। ये क्या करता है, हरे हरे, यहाँ पर ये पीला जो है, हरे और पीले उसके अंदर इसको छुएंगे ना तो आपको ये मखमल जैसा प्लेन कर देगा, इसमें बदल देता है, ये इसको फाड़ देता है। और इसके अंदर एक बार ये बीमारी लग गई तो पूरी बाली को खराब करता है, जिससे कि आपकी पैदावार कम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हमारा सीथ ब्लाइट, ये आता है जड़, तो जड़ है, पानी से निकला हुआ उभरा हुआ भाग है, ये नीचे की तरफ होगा, बिल्कुल नीचे जड़े के तनों पे मिलेगा। तना जो होता है, टहनी जो होती है गाछ की, उस पे मिलेगा प्लांट की। और ग्रेइस हरे रंग का, ग्रे ग्रे तरह की जो ये धब्बे देख रहे हैं ना, ये गोल 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 आपको चितकबरे धब्बे दिखाई दे रहे हैं। ग्रेइस हरे रंग की चोट वाटर लेवल से ऊपर विकसित होता है, यानी पानी, ये रहा पानी का लेवल यहाँ तक है और पानी से ऊपर विकसित होगा। ये ना तो पूरी तरह ऊपर होगा, ना ही पूरी तरह पानी के नीचे होगा, थोड़ा सा, यानी जैसे यहाँ से पौधा निकला हुआ है तो इतने भाग में होगा। ठीक है, ये भी
एक फफूंदी की वजह से होने वाला बीमारी है जिसको हम कहते हैं शीथ ब्लाइट। ये मैं आपको जानकारी के लिए। एक रूट रॉट जो फुट रॉट है, ये परेशानी आपको बहुत दिखाई देगी कि आपने चावल की फसल लगाई और पता ना अचानक से क्या हुआ कि आपकी चावल की फसल में कुछ ऐसे पौधे हैं जिनकी लंबाई चावल की फसल से भी ज्यादा हो गई। उसको बोलते हैं फ्लोरोसिस मैनिफोर्मे के कारण ये बीमारी होती है। दोनों बीज और मिट्टी, ये बीज से भी उत्पन्न होती है और मिट्टी से भी उत्पन्न होती है। इसके संक्रमित नोकदार अंकुर पीला तथा लंबा हो जाता है। इस पे फल नहीं लगता, ये पीला हो जाएगा और ये इसकी पत्तियां बहुत लंबी हो जाती हैं। और ये बीज से भी आती है बीमारी और मिट्टी से भी आती है। अगर आप बीज और इसकी बीमारी, बीज को भी आप संशोधित कर लोगे, बीज को भी आप डर्मा या शूडो से अपने जी बायोफॉस्फेट से उपचार करके बैठे हुए हैं या जी पोटाश से करके बैठे हुए हैं, तो आपको इस बीमारी से निजात मिल सकता है। आपकी फसल के अंदर ऐसे पौधे आपको दिखाई नहीं देंगे। ठीक है दोस्तों, किसान भाइयों के लिए और हमारे जो आज के नए युवा हैं उनके लिए टेक्निकल सेशन चल रहा है। जब फील्ड में जाएंगे तो ऐसी चीजें आपको जरूर मिलेंगी देखने के लिए। पहले लोगों को एक्सपेरिमेंट करके अपने द्वारा बताया जाए कि हाँ हमने इस परेशानी को कंट्रोल किया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है करनाल बंट। करनाल बंट का मतलब इसमें फल का कुछ पुष्प, जो हमारा फल की जो हमारी फली है, जो बाली है, उसका कुछ गुच्छा संक्रमित हो जाता है। अक्सर अनाज का केवल एक हिस्सा काले पाउडर में बदल जाता है, ये जल जाएगा। बंट करनाल बंट का मतलब है, बंट का मतलब बर्न हो जाना, बर्न का मतलब जल जाना। ऐसे लगेगा जैसे किसी ने इसको जला दिया, भून दिया है बाली को। और भूनने के बाद में आपके अनाज का जो है वहां पर पूरा खत्म हो जाएगा। इसके अंदर भी मैल लगी हुई है, आपको पैदावार भी कम हो जाएगी और आपको उतना पैसा भी उसका नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं मैं। आपको ब्राउन लीफ स्पॉट, ये आपका हरा जब पौधा रहता है तो आप देखेंगे उसकी पत्तियों पर ये गोल गोल ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं। ये धब्बे जो है आपको ज्वार की फसल में, मक्की की फसल में या बाजरे की फसल में भी देखने को मिलेंगे। यह अंडाकार आंख के आकार का स्पॉट पैदा करता है। या तो ये गोल रहेगा, अंडा जैसा होता है उसके आकार का, या फिर आंख से लंबी रहती है नींबू की तरह, नींबू का जो होता है उस तरह के सेम में आकार में स्पॉट। स्पॉट का मतलब होता है धब्बा पैदा करता है, जिसमें बीच में एक विशिष्ट गहरे भूरे रंग का स्पॉट होगा। देख रहे हैं, इस धब्बे के अंदर एक और गोल धब्बा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मेरा कर्सर है जहाँ पे मैं उंगली चला रहा हूँ, इस तरह का भूरे मार्जिन होते हैं। इसको बोलते हैं ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज। ये भी हमारी फफूंदी की वजह से होती है। अब बात करते हैं चावल के अंदर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है ये माइक्रोस्कोप से लिया हुआ चित्र है। बैक्टीरिया कैसा दिखाई देगा, वो ऐसा दिखाई देता है दोस्तों। दिख रहे हैं आपको, ऐसा लग रहा है जैसे सहतूत पड़े हुए हैं, सहतूत के फल जैसा। ये माइक्रोस्कोप से बहुत बड़ा करके लिया गया है, लेकिन बैक्टीरिया इतना छोटा होता है कि हम उसको अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए इसको एक बार फोटो लेकर इसको आप रखा है ताकि आपको, अब इसके कैसी बीमारी आती है। बैक्टीरियल ब्लाइट जो होती है, कुछ कुछ हरी और पीली पट्टियां मार्जिन के साथ पत्तियों पर दिखाई देती हैं और लंबाई चौड़ाई दोनों का विस्तार करती हैं। देखिए ये क्या होगा, ये किनारे से आएगा, पत्ती के ऊपर वाली जो नोक होगी उसके किनारे से आएगा और पत्ती को साइडों से पीला करना शुरू कर देगा। लोग कहते हैं हमारी पत्ती मुड़ने लगी, ऊपर से जल रहा है सर, ऊपर से फूकने लगा है। देख रहे ना, ये जो है ये बैक्टीरिया की वजह से आती है। ये बीमारी को कंट्रोल करने के लिए आपके पास में एक बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं जी पोटाश या फिर जी श्यूडो नाम है उसका। अभी जो नया नाम हो गया उसका वो होता है जी पोटाश। आगे बढ़ता हूं। बैक्टीरिया की दूसरी बीमारी जो होती है वो होती है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। ये धीरे धीरे बढ़ती है और लाल रंग की होती जाती है। जब पौधा पूर्ण रूप से परिपक्व होने के करीब होता है, इसे नियंत्रित उपचार के लिए एनियोग्रामिक तथा अनेक बीज उपचार देखे हैं। इसको धीरे धीरे करके बढ़ती है और ये ना एक पैटर्न सा बना, जैसे आपके मोर पंख के ऊपर पैटर्न होते हैं ना, लाइन लाइन खिंची रहती हैं धारियां, इसी तरह से आपके पत्ते पर भी इस तरह की लाइनें बना लेगी। आपको लगेगा ये कोई डिजाइन बन गया है इसके अंदर, ये पौधे की डिजाइन है, नहीं वो बीमारी है। एनोग्रामिक प्रथाओं के तहत बीज में उपचार। अब इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इसको कंट्रोल करने का तरीका है कि आप बीज का उपचार करके चलिए। एक बार ये बीमारी आ गई, जिस पत्ते के अंदर ये जो मैंने अभी बीमारियां बताई हैं, एक बार वो आ गई तो उनको रोका नहीं जा सकता। रोकने का मतलब है कि जिस पत्ते में वो लग गई उसको तो आप बचा नहीं सकते, जिस पत्ते में नहीं लगी है उसको आप बचा सकते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए आप पहले से ही बीज उपचार करके चलिए। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, आप चावल की फसल की तैयारी कर रहे हैं, मिट्टी की तैयारी कर रहे हैं, आप नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं, आप अपनी जो पौध है उसकी तैयारी कर रहे हैं,
पौधे की तैयारी करते समय आप बीज उपचार, मिट्टी उपचार जरूर करके चलें, क्योंकि ये आप एक दिन का 2 घंटे की जो एक्स्ट्रा एक्सरसाइज है, एक्स्ट्रा मेहनत है, वो आपको आगे चल के बहुत सारी बीमारियों से बचाएगी। और आपके जो किसान हैं, जो आपके कस्टमर हैं, जो आपसे प्रोडक्ट लगातार खरीदते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा उनको आप इसको जरूर तरीके को करवाएं, जिससे उनको बहुत लाभ होगा। ठीक है दोस्तों।